हेलो फ्रेंड्स, HS22 के डी रॉ सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का ही लेक्चर 5 कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो लेफ़्ट ओवर टॉपिक्स हैं उसके हम डिस्कस करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले फिर से आपको एक रिमाइंडर दे दूँ कि जो आपको PDF है और भी जो रिसोर्सेज हैं आपको हमारी ऐप के HPS प्रीलिम्स वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, जो टेस्ट सीरीज़ वाला सेक्शन है, तो ये आप चेकआउट ज़रूर करें हमारी ऐप में। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है अबानी मुखर्जी के बारे में, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट लीडर रहे हैं इंडिया के, जिसको इंडिया की हिस्ट्री ने इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। सो इट इज़ अबानी मुखर्जी। तो ही वॉज अ को फाउंडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। एक कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो इंडिया में बनी थी और एक बाहर भी बनाई गई थी ताशकंद में, जो कि पहले USSR का हिस्सा होता था। तो उसमें अबानी मुखर्जी MN रॉय के पार्टनर होते थे और उन्होंने कम्युनिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा एक रोल अदा किया था। एंड सेकंड है कि उन्होंने पार्ट लिया सेकंड कांग्रेस ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। ये भी एकदम सही है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि कांग्रेस, ये कांग्रेस पार्टी से कोई मतलब नहीं है इस कांग्रेस का। कांग्रेस का मतलब होता है इकट्ठ करना, असेंबली करना। सो कांग्रेस इज़ नॉट अ पार्टी हियर, इट इज़ एक्चुअली एन असेंबली। पूरे दुनिया के जो कॉमरेड होते थे और जो कम्युनिस्ट थे वो इकट्ठे हुआ करते थे अपनी पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल काफ़ी हुए हैं, उसमें भी इन्होंने रोल प्ले किया है रशिया के लीडर्स के साथ। और थर्ड है कि इन्होंने MN रॉय के साथ भी कुछ टाइम काम किया। डैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ये MN रॉय के काफ़ी क्लोज एसोसिएट रहे हैं, लेकिन बाद में इनकी लड़ाई हो गई थी। डैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो ये इंडिया के फॉरगॉटन हीरोज़ में से एक थे, क्योंकि एक कम्युनिज़म के साथ जुड़े हुए थे, तो हिस्ट्री में इनको ज़्यादा जगह नहीं मिली है। तो यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी। सो D विल बी द करेक्ट आंसर। आप साथ साथ में आंसर भी मार्क करते रहिए और इसको सॉल्व करते रहिए मेरे ही साथ साथ। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो बनी थी 1934 में, इनमें से कौन सी पर्सनालिटीज़ उस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं? जो सोशलिस्ट विंग था विद इन द कांग्रेस, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या वो यूसुफ मेहरेली थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण थे, या फिर NG रंगा थे? तो जो फर्स्ट 3 हैं यहाँ पे वो CSP के मेंबर्स थे, और जो NG रंगा थे वो ऑल इंडिया किसान सभा के लीडर थे। बेसिकली एक फार्मर लीडर थे। इनका सोशलिस्ट पार्टी से ज़्यादा लेना देना नहीं था। तो यूसुफ मेहरेली, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण इसमें करेक्ट आंसर होंगे। सो B विल बी द राइट आंसर। इसमें जो जयप्रकाश नारायण है, इन्होंने इवन आज़ादी के बाद भी काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है उसको कैरी रखा है, और टोटल रेवोल्यूशन का नारा भी इन्होंने दिया। तो चाहे हमारी हिस्ट्री बुक्स हमें कम्युनिज़म के बारे में उतना ना पढ़ाएं, बट कम्युनिस्ट लीडर्स ने और वर्कर्स और फार्मर्स पार्टीज़ ने ग्रास रूट्स पे काफ़ी नेशनलिज्म फैलाया है, चाहे हम इनका क्रिटिसिज्म कितना भी करें। सो इसमें B हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन 2। नाउ द क्वेश्चन थर्ड, फिर से ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में, जो कि 1930s में बहुत बड़ी फोर्स बन जाती है इंडिया में, जिसकी वजह से फार्मर्स नेशनलिज्म के कॉज के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। सो पहला इसमें स्टेटमेंट हम देखते हैं, इट वॉज द फार्मर विंग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। जो किसानों को और मासेस को एक्चुअली जिन्होंने नेशनलिज्म के साथ ज़्यादा जोड़ा, उनमें कम्युनिज़म का सबसे ज़्यादा लोड था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सबसे ज़्यादा किसानों को मोबिलाइज़ किया। डैट इज़ द बिगेस्ट ट्रूथ। एंड सेकेंड इज़ किसान सभा मूवमेंट जो है वो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुई सहजानंद सरस्वती के लीडरशिप में। ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि लीडर सहजानंद सरस्वती ही थे, लेकिन स्टेट उत्तर प्रदेश नहीं थी। तो यहाँ पे जो सही जो आंसर होगा डैट विल बी बिहार। बिहार में स्टार्ट हुआ और सहजानंद सरस्वती जी ने ही इसको स्टार्ट किया। तो इसमें एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सो 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर, A ऑप्शन। आई होप आप साथ साथ में इसको मार्क करते हुए जा रहे हैं, प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गांधी और लेनिन जो पैम्फलेट है वो इस पर्सन ने पब्लिश किया था बॉम्बे में, और इन्होंने ही एक और सोशलिस्ट वीकली, एक और न्यूज़पेपर भी चलाया जिसका नाम था द सोशलिस्ट। गांधी और लेनिन, और यहाँ पे सोशलिस्ट, 2 कीवर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सो कौन सी पर्सनालिटी है जिसने एक्चुअल में ये पैम्फलेट्स और वीकलीज और जो अखबार हैं इनको छापा? क्या वो MN रॉय थे, R पामादत्त थे, SA डांगी थे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? सो द करेक्ट आंसर विल बी C, SA डांगी, जो कि महाराष्ट्र के बहुत ही प्रोमिनेंट फिर से कम्युनिस्ट लीडर थे। हम यहाँ पे काफ़ी कम्युनिज़म यहाँ पे कवर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको कवर नहीं किया गया है, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है।
सो जो ऐसे डांगी थे वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लीडर थे जिन्होंने फिर से काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे काम किया नेशनलिस्ट मूवमेंट में, और इन्होंने गांधी और लेनिन को कंपेयर भी किया एक पैम्फलेट में, और सोशलिस्ट अखबार भी छापा, और इवन आज़ादी के बाद भी इन्होंने कम्युनिज़्म और कम्युनिस्ट पार्टी में काम करते रहे, लेकिन बाद में दिक्कतों के चलते इनको उस पार्टी से भी निकाल दिया गया। सिमिलरली एम.एन. रॉय और आर. पामादत्त भी कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग से जुड़े हुए थे, जो कांग्रेस के बहुत बड़े क्रिटिक थे, काफ़ी क्रिटिकली उनको देखते थे। सो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप इट्स क्लियर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, ये मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में है। सो जिन्ना रिजॉर्टेड टू एक्सट्रीम एंड फासिस्ट कम्युनलिज्म आफ्टर डिफीट इन 1937 प्रोविंशियल इलेक्शंस। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। मोहम्मद अली जिन्ना वही लीडर हैं जिन्होंने एक नया कंट्री बना दिया पाकिस्तान नाम का, और एक्चुअल में ये कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे, और सरोजिनी नायडू ने इनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी कहा हुआ है कि ये हिंदूज़ और मुस्लिम्स को यूनाइट करने की बात करते हैं। लेकिन 1937 में जब देखा कि कांग्रेस बहुत आगे निकल गई है और मुस्लिम्स कहाँ जहाँ रिजर्वेशन हुआ है हम वहाँ पे भी जीत नहीं पा रहे हैं, तो इन्होंने एक परफेक्ट स्लोगन यहाँ पे दिया, इस्लाम इन डेंजर का। इस्लाम इन डेंजर का स्लोगन दिया और सबको डरा धमका के अपनी हेट वाली पॉलिटिक्स इन्होंने लागू करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग को बहुत फ़ायदा हुआ और 1946 में बहुत उसको इलेक्टोरल गेंस कहीं ना कहीं होते हैं। अब देखो, जहाँ कम्युनलिज्म का सवाल है तो जो कांग्रेस में जो राइट विंग थे वो भी कम नहीं थे, उन्होंने भी मुस्लिम लीग को कहीं ना कहीं डरा के रखा, जिसकी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना के जो डर थे कुछ वो सही भी साबित होते हुए दिख रहे थे। सो 37 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस बहुत पुअर थी, जिसके बाद 9 सालों में उन्होंने इतना इस्लाम इन डेंजर का स्लोगन लाया, पाकिस्तान की बात की, कि वो चीज़ सच हो जाती है। सेकंड इज़ कि इनको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर भी कहा जाता है। दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये कहने वाले कौन थी? सरोजिनी नायडू। सो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगी। सी विल बी इट्स करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू 6th क्वेश्चन, ये है ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग। जो रियासतों में जो एक प्रजामंडल मूवमेंट चली, जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर डेमोक्रेसी की बातें जो होनी थी वो मूवमेंट चली, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। इसका पहला सेशन होता है नागपुर में 1927 में। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि पहला सेशन होता 1927 में ही है, लेकिन नागपुर में नहीं, बॉम्बे में होता है। तो इस तरह के कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है स्टेटमेंट्स में। सेकंड है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने शुरू से ही कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट दिया, ये भी गलत है। अब ये चीज़ याद रखनी है कि जो ये रियासतें थी, जो ये प्रिंसली स्टेट्स थी, ये भी इंडियंस के द्वारा ही रन की जाती थी। अब वो इंडियन कितने डेमोक्रेटिक थे, कितने अच्छे थे या नहीं थे, वो एक अलग बात है। तो कांग्रेस असल में इस मूवमेंट को ज़्यादा सपोर्ट देती हुई नहीं दिख रही थी। शुरुआत के 10-12 साल बिल्कुल भी इनको सपोर्ट नहीं मिला कांग्रेस का। 1939 में जब जवाहरलाल नेहरू कॉन्फ्रेंस के हेड बनते हैं, उन्होंने सपोर्ट मिलाना इनको शुरू किया, और क्विट इंडिया मूवमेंट में यहाँ पे भी मूवमेंट देखी जाती है आज़ादी के लिए। सो बहुत लेट इनको सपोर्ट मिलने लगा, स्पेशली बाय द कांग्रेस। सो यहाँ पे दोनों ही रॉन्ग स्टेटमेंट्स हो जाएंगी। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ 7th क्वेश्चन, इनमें से कौन से लीडर्स ने महात्मा गांधी को सेडिशियस फ़कीर कहा है? देशद्रोही फ़कीर। ठीक है, सेडिशन कौन होता है? जो देशद्रोह करता है, अपनी देश के साथ धोखा करता हुआ मिलता है। सो सेडिशियस फ़कीर यहाँ पे किसने कहा है? तो क्या वो लॉयड जॉर्ज थे, लॉर्ड अर्विन थे, रेडिंग थे, या फिर विंस्टन चर्चिल? सो द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी विंस्टन चर्चिल। ये बहुत ही कंजर्वेटिव आदमी था और ये इंडिया को फ्रीडम देने के बहुत ही अगेंस्ट था। ये नहीं चाहता था कि कभी इंडिया को फ्रीडम मिले। ठीक है, बहुत ही कट्टर व्यूज़ का था ये इस मामले में, काफ़ी कॉलोनियल इसका माइंडसेट था। और 1943 में जो बंगाल में फेमीन आता है, भूखमरी आती है, उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता हुआ दिखता है, क्योंकि इसने सारा वहाँ का अनाज अलाइड सोल्जर्स की ओर डाइवर्ट कर दिया था। सो एक बहुत ही खलनायक वाले रोल कहीं ना कहीं इसने प्ले किया है, और इसने महात्मा गांधी को भी सेडिशियस फ़कीर बोला था। सो डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन 8 कि जो कनिंघम सर्कुलर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया था, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं नेशनल मूवमेंट में पार्ट ले रहे हैं वो ना ले पाएँ, उनको डराया धमकाया जा सके, ये कौन से प्रोविंस में इशू हुआ था? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कनिंघम सर्कुलर का लेना देना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान हुआ था। तो क्या यह मद्रास में हुआ, असम में हुआ, सेंट्रल प्रोविंस जिसको आज हम MP कहते हैं, मध्य प्रदेश, वहाँ हुआ, या फिर बंगाल में हुआ?
सो इट हैपेंड इन असम। असम में काफ़ी स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जो कि ब्रिटिश कर रहा था उसको रोकने के लिए, तो उसके खिलाफ कनिंघम सर्कुलर निकाला गया कि आप शरारतें ना करें। और यहाँ पे जेएम सेनगुप्ता नाम के लीडर थे, वो बहुत एक्टिव थे। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नाउ 9th क्वेश्चन, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं कि कर्नाटका में इम्पैक्ट नहीं दिखता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट सत्याग्रह हमें होते हुए दिखते हैं, ट्राइबल मूवमेंट कुछ यहाँ पे दिखती हैं कर्नाटका में। सो ये एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड है इसके शोलापुर वायलेंस जो कि होता है वो इसी पार्ट का मूवमेंट था। दिस इज़ राइट। एंड थर्ड है इसके जो CDM है वो लीस्ट वायलेंट गांधीयन मास मूवमेंट है। दिस इज़ ऑल्सो राइट। अगर हम नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे कम जहाँ पे वायलेंस होता है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही था। यहाँ पे 2-3 जगह ही हमें बहुत ज़्यादा राइट्स या फिर वायलेंस वाली सिचुएशन दिखती है, शोलापुर में और पेशावर और कैलकाटा जैसी जगह में। तो शोलापुर में यहाँ पे कुछ टेक्सटाइल वर्कर्स ने आग वाग लगानी शुरू कर दी, कुछ जो यूरोपनाइज्ड इंडियंस थे जैसे पारसीज वगैरह थे उनके ऊपर भी हमले करने शुरू कर दिए। सो ये एक आप कह सकते हो कि वॉयलेंट एपिसोड था, लेकिन अदरवाइज़ ये काफ़ी हद तक कंट्रोल मूवमेंट थी। तो 2 और 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट होंगी। सो बी विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग हो जाएगी। नाउ 10th क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपने देखना है कि उषा मेहता, सुचिता कृपलानी और अरुणा आसफ अली जो पर्सनालिटीज़ थी ये किस एक्टिविटी या किस प्रोसेस के साथ जुड़ी हुई थी। क्या वो अंडरग्राउंड कांग्रेस एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रही थी, या फिर वो आज़ाद हिंद फौज थी उसका पार्ट थी, या फिर चंपारण खेड़ा सत्याग्रह का पार्ट थी, या फिर वो किसान सभा से जुड़ी हुई थी। सो द आंसर विल बी ए, अंडरग्राउंड कांग्रेस एक्टिविटीज़। स्पेशली जब क्विट इंडिया मूवमेंट होती है जिसमें कांग्रेस को बैन कर दिया जाता है, उसके ऊपर टोटल क्रैकडाउन आ रहा है अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो ये लोग अंडरग्राउंड कांग्रेस एक्टिविटीज़ करने में मदद कर रही हैं अपनी बाकी कांग्रेस लीडर्स की, कि किसी को गाड़ी प्रोवाइड करनी है। उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो चलाने की यहाँ पे बात की, तो इनका काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका थी कांग्रेस को चलाए रखना जब बैन लग गया था और काफ़ी इनके लीडर्स जो है अरेस्ट हो गए थे। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही मैसिव था। सो डैट वाज एन अंडरग्राउंड कांग्रेस एक्टिविटीज़। ए जो ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नाउ 11th क्वेश्चन, ये फिर से क्विट इंडिया मूवमेंट के रिगार्डिंग है। तो इस मूवमेंट में हमें कम्युनल क्लैशेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। दैट इज़ ट्रू। जो हिंदू मुस्लिम जो लड़ाई चल रही थी, जो मुस्लिम लीग और बाकी जो राइट विंग हिंदुज़म के जो लोग हैं इन्होंने जो कम्युनिज़म फैलाया हुआ था, तो वो उसका इम्पैक्ट क्विट इंडिया में हमें बहुत कम दिखता है। ठीक है। और कम्युनल क्लैशेस यहाँ पे ना के बराबर होते हैं। अगर कोई मुस्लिम या कोई और कम्युनिटी का पर्सन अगर नहीं भी पार्ट ले रहा है तो कम से कम वो बाकियों को तंग भी नहीं कर रहा है, हरास भी नहीं कर रहा है। सो डैट इज़ ट्रू। सेकंड इज़ कम्युनिस्ट ने कोई रोल इसमें प्ले नहीं किया। दिस इज़ रॉन्ग। हालांकि ऑफिशियली जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि रशिया ब्रिटिश का पार्टनर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ये चीज़ आपने याद रखनी है। लेकिन उसके बावजूद जो ग्रास रूट्स पे कुछ कम्युनिस्ट लीडर्स हैं उन्होंने इस मूवमेंट में हिस्सा ज़रूर लिया, इवन दो कम्युनिस्ट पार्टी ने इस मूवमेंट को बॉयकॉट करने की बात ज़रूर की थी। तो एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। सेकंड है कि स्टूडेंट्स ने यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्विट इंडिया मूवमेंट में। दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट। सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई कैटेगरी थी जिसने क्विट इंडिया मूवमेंट में धमाल मचाया, डैट वो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ने ही यहाँ पे सबसे पहले हड़तालें शुरू की और गांव-गांव में जाके उन्होंने पैम्फलेट्स बांट के लोगों को अवेयर कराने की बात की। तो 1 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगे। सो फिर से बी विल बी द राइट आंसर। आई होप यू आर विद मी। आप आंसर्स को मार्क करते हुए जा रहे हैं। नाउ द 12th क्वेश्चन कि इनमें से कौन से जो इवेंट्स हैं आपने उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, कौन सा पहले हुआ फिर उसके बाद फिर उसके बाद। अब जो पुणापरा व्यालार रिवोल्ट था ये केरला में होता है एंड दिस हैपेंड इन अक्टूबर 1946। देन है वर्ली रिवोल्ट, ये होता है महाराष्ट्र में। वर्ली एक ट्राइब है, इनको मनी लैंडर्स और जो ज़मींदार हैं इनसे फोर्स लेबर करवाते थे, इनको हरास करते थे, तो उन्होंने यहाँ पे ट्राइबल्स ने रिवोल्ट किया उनके ख़िलाफ़। तो महाराष्ट्र में रिवोल्ट होता है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, मई 1945। अगेन आपको डेट्स यहाँ पे रटनी नहीं है
आपको बस एक आइडिया होना चाहिए सो दैट क्रोनोलॉजिकल जो सीक्वेंस है आप उसको जान पाएँ। द रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट ये फेब 1946 में होता है। सो द आंसर विल बी हेयर 2, 3 and 1। सो डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत बड़े स्केल पर रिवोल्ट था। पहले बॉम्बे में होता है, फिर कराची में होता है, और यहाँ पे रेसिज्म इतना था, बहुत बुरी इनको फूड कंडीशंस प्रोवाइड की जा रही थी, इसलिए यहाँ पे एक BC दत्त नाम के नेवल ऑफिसर ने अपनी शिप जिसका नाम था HIMS तलवार, उस पर क्विट इंडिया लिख दिया था। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि इवन जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं जो उनमें जो तैनात हैं वो भी सरकार के ख़िलाफ़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो डैट मीन्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके पाँव उखड़ने शुरू हो गए थे इस टाइम तक। आज़ाद हिंद फ़ौज के बाद ये भी मूवमेंट शुरू हो जाती है। बॉम्बे, कराची काफ़ी इसके इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड पुणापरा व्यालार जो रिवोल्ट है, कम्युनिस्ट रिवोल्ट था केरला में, जिसमें यहाँ का जो दीवान है रामास्वामी अय्यर, वो सारी ताकत खुद को ही एरोगेट करना चाहता था और अमेरिकन स्टाइल यहाँ पे एक गवर्नमेंट बनाना चाहता था, जिसको लोगों ने बहुत बुरी तरह से नकारा। यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप क्रोनोलॉजी को देख सकते हैं। अगेन आई रिपीट कि आपको रटना नहीं है कुछ भी, यू शुड बी जस्ट नोइंग द सीक्वेंस यहाँ पे याद करना ज़रूरी है। नाउ 13th क्वेश्चन, जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो किसके इनिशिएटिव पे बनता है? तो क्या वो विंस्टन चर्चिल था, क्लेमेंट एटली, लॉर्ड वेवल या फिर माउंटबेटन? सो द राइट आंसर विल बी क्लेमेंट एटली, क्योंकि ये लेबर पार्टी का मेंबर था ब्रिटेन का, और इसके काफ़ी इंडियन फ्रेंड्स भी थे, जवाहरलाल नेहरू जैसे। तो ये जानता था कि मैं एक ना एक दिन आज़ादी तो देनी पड़ेगी इंडिया को, सो इनको जल्दी दे के यहाँ से रफा दफ़ा करें। सो ही वांटेड कि इंडिया को फ्रीडम भी दी जाए, और किस हिसाब से इंडिया को छोड़ना है, कैसी स्कीम होनी चाहिए, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब डिस्कस करने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान कहीं ना कहीं बनाया जाता है। इसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात नहीं होती है, वीक सेंटर की बात होती है, और कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के जो यू कैन से डिमांड्स हैं उसको भी इम्प्लिसिटली एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि चलो उनकी भी बात मान लेते हैं। अब आ जाते हैं 14th क्वेश्चन पे। फिर से रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट की यहाँ पे बात हो रही है कि रेसिज्म और इल ट्रीटमेंट की वजह से रिवोल्ट होता है। दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड देन इज़ कि मुस्लिम लीग ने इस रिवोल्ट का विरोध किया। दिस इज़ रॉन्ग। अब मुस्लिम लीग है डजंट मीन कि हर जगह ही इंडिया में जो भी मूवमेंट हो रही है उसको अगेंस्ट उसके जाएंगे। यहाँ पे मुस्लिम लीग, कांग्रेस और इवन कम्युनिस्ट जो स्टूडेंट लीडर्स थे, स्टूडेंट जैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स देखते हैं, तो वो यहाँ पे सब इकट्ठे होके इन नेवल ऑफिसर्स की सपोर्ट में आ गए थे। तो इनफैक्ट मुस्लिम लीग, कांग्रेस और बाकी पार्टीज़ ने भी यहाँ पे, उनके स्टूडेंट विंग ने एक डिफरेंट यूनिटी दिखाई जो लगता नहीं थी कभी आएगी इस रिवोल्ट में। सो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। हालांकि बाद में महात्मा गांधी और कांग्रेस वालों ने इनको मनाया कि आप सरेंडर कर दो, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को थोड़ा नेगेटिवली देखा जाता है कि नेशनल मूवमेंट को कांग्रेस ने उतना सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगी, सो ए विल बी द राइट आंसर। नाउ 15th क्वेश्चन। अब डायरेक्ट एक्शन डे जो कॉल किया गया था मुस्लिम लीग ने किया था कि भाई अब हम सड़कों पे उतर के पाकिस्तान लेंगे, कहने का मतलब दंगे अब हम शरेआम मचाएंगे। तो अब हम ये यहाँ पे देखना चाहते हैं इस क्वेश्चन में कि दंगे कहाँ से फैलते हैं और कहाँ पर जाते हैं। सो दंगे को शुरुआत करने वाली जो पार्टी थी जिसने कॉल दिया था कि हाँ भाई दंगे हम शुरू करने वाले हैं, सो दे वर द मुस्लिम लीग एक्चुअली। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो कैलकाटा में होता है, जहाँ पे मुस्लिम लीग का जो बंदा है सोहरावर्दी, वो छुट्टी डिक्लेयर कर देता है कि हाँ आप मारना शुरू कीजिए। फिर उसके बाद नोआखाली जो कि बंगाल में आता है, बांग्लादेश में आ गया, वहाँ पे शुरू होता है। कैलकाटा के बाद नोआखाली में शुरू होता है। फिर उसके बाद जब यू कैन से मुस्लिम्स आर किलिंग हिंदूज ऑन अ लार्ज स्केल, तो उसका रिएक्शन इंडिया के बाकी हिस्सों में देखा जाता है। बिहार में शुरू होता है उसके बाद, एंड देन गढ़मुक्तेश्वर जो कि दिल्ली के पास ही वेस्टर्न यूपी में जगह है, वहाँ होता है। एट द एंड पंजाब में सबसे ख़तरनाक अगर हम देखते हैं वायलेंट क्लैशेस होते हैं, जिसकी फ्रीडम के पार्टीशन के ऊपर काफ़ी मूवीज़ और स्टोरीज़ बनी हैं। इस सीक्वेंस में चलता है। सो 2, 1, 4, 3 यहाँ पे सीक्वेंस बनता है कि कैसे कैसे दंगे फैले पूरे इंडिया में जब मुस्लिम लीग जैसी घटिया पार्टी ने डायरेक्ट एक्शन डे का स्लोगन दिया कि अब हम दंगे करने पे उतारू हो जाएंगे। सो 2, 1, 4, 3 विल बी द राइट आंसर, सी। तो इस तरह अगेन फिर से क्रोनोलॉजी की बात हो रही है।
क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से कोई भी प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन कि जो वॉलचंद, हीराचंद और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे वो कौन थे? क्या वो कम्युनिस्ट लीडर थे, बिजनेसमैन थे, एंटी ज़मींदार पेजेंट लीडर्स थे, या इनमें से कोई भी नहीं? सो द राइट आंसर इज़ बिजनेसमैन। जैसे आज हम अंबानी अडानी के बारे में पढ़ते हैं, सबसे प्रोमिनेंट बिजनेसमैन देश के, तो वॉलचंद, हीराचंद और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उस टाइम पे, बिफोर इंडिपेंडेंस और इवन उसके बाद भी, जिन्होंने कांग्रेस को भी काफ़ी सपोर्ट किया कई जगह और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अपोज भी किया, क्योंकि जहाँ भी दंगे होंगे वहाँ पे बिजनेस को लॉस होगा। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन बिजनेसमैन ने उनको अपोज भी किया, महात्मा गांधी को बोला कि आप ये मूवमेंट ना करें, हमारे बिजनेसेस का लॉस हो रहा है। सो इन्होंने भी कहीं ना कहीं रोल प्ले किया हमारे नेशनल मूवमेंट में, कई जगह पॉजिटिव, कई जगह नेगेटिव। और वॉलचंद, हीराचंद जो थे, उन्होंने सबसे पहले एयरक्राफ्ट फैक्ट्री इंडिया में बनाई, कार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, शिप्स इन्होंने बनाई। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये बिजनेसमैन थे महाराष्ट्र गुजरात वाली साइड से, जिनका भी इंडियन डेवलपमेंट में आप काफ़ी बड़ा रोल कह सकते हैं। और सिमिलर विद पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, इनके साथ जीडी बिरला जैसे लीडर्स भी थे और अंबालाल साराभाई जैसे बड़े बिजनेसमैन भी थे। और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास वही हैं जिन्होंने फिक्की नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस एसोसिएशन बनाया 1927 में, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री। सो इसमें बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन। सो 1940s में जो यूएस और चाइना है ये इंडियन इंडिपेंडेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि जो रूजवेल्ट थे वो ब्रिटेन के ऊपर कंटिन्यूस प्रेशर बना के बैठे हुए थे कि इनको आज़ादी दो, और उसी की वजह से ये सपोर्ट भी लेना चाह रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि इनको राइट्स दो, सो दैट इंडिया वर्ल्ड वॉर में भी लाइट पावर्स का सपोर्ट करे। और इवन चाइना में तब कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी, KMT पार्टी थी, तो इसके लीडर चियांग काई शेक भी इंडिया के सपोर्ट में आ गए थे। चाइना इंडिया के खिलाफ तभी हुआ जब यहाँ पे माओइज्म आने लगा और कम्युनिज्म यहाँ पे फैलने लगा। सेकंड स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेकंड वर्ल्ड वॉर का बहाना लेकर इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलिट्री पावर का यूज़ किया और शरेआम यहाँ पे कत्लेआम किया। इनफैक्ट उड़ीसा के कुछ सिटीज़ में हेलीकॉप्टर से भी बमबारी और फायरिंग की गई, जिससे काफ़ी इनोसेंट लोगों को मारा गया। तो सबसे ज़्यादा जो ब्रिटिश ने अपनी यू कैन से बहुत हार्श पावर दिखाई वो क्विट इंडिया मूवमेंट ही थी। सो अगेन बोथ द स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट हो जाएंगी, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द 18th क्वेश्चन। अब ये काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बॉडी थी। अब ये वो ऑफिसर था जो वाइस रॉय का भी हेड था और इंग्लैंड में बैठा करता था। तो यहाँ पे इन 1907 2 इंडियंस को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था इस काउंसिल में। दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। और सेकंड है कि इसी काउंसिल ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वो भी कर दिया गया था, लेकिन से इसको अबॉलिश भी कर दिया गया था, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी खर्चा हो रहा था इंडिया का, इंडियन गवर्नमेंट का, या फिर काफ़ी ड्रेन ऑफ मनी हो रहा था। तो बोथ द स्टेटमेंट्स विल बी करेक्ट हेयर, जो सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19th क्वेश्चन इज़ कि महात्मा गांधी इनमें से कौन सी इवेंट्स के साथ नहीं जुड़े हुए थे? सो खेड़ा सत्याग्रह वो उसका पार्ट थे, यंग इंडिया न्यूज़पेपर भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करा था। स्वदेशियन बॉयकॉट मूवमेंट के महात्मा गांधी पार्ट नहीं थे, क्योंकि इस टाइम पे वो साउथ अफ्रीका में थे और वहीं पे आंदोलन कर रहे थे जो साउथ अफ्रीका के इश्यूज़ हैं उनको लेकर। पूना पैक्ट में भी ये लोग थे। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1915 में यहाँ पे महात्मा गांधी वापस इंडिया में आते हैं और सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में वो कूदते हैं। ठीक है, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप साथ साथ में मार्क करते जा रहे हैं, इसको रीड करते जा रहे हैं। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं इन केस आपको और टाइम लेना है तो। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन। क्वेश्चन 20 में है कि इनमें से कौन से लीडर ने स्टेटमेंट दिया कि इफ़ पाकिस्तान मीन्स अनअलाउड मुस्लिम राज इन द पंजाब देन आई हैव नथिंग टू डू विद इट। कि कौन लीडर था जो पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम राज की बात कर रहा है और कम्युनलिज्म की बात कर रहा है, वो उसके खिलाफ थे। सो द रियल आंसर यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर सिकंदर हयात खान, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टी थी पंजाब में, अनडिवाइडेड पंजाब में, डैट वाज यूनियनिस्ट पार्टी। और यूनियनिस्ट पार्टी अगर बात करें तो एक ज़मींदारों की पार्टी थी,
जिसमें सेकुलरिज्म के जो एलिमेंट्स थे वो मौजूद थे। तो यहाँ पे बहुत कम्युनल बातें लोग नहीं करते थे। सिकंदर हयात खान जैसे लीडर्स ये सबको साथ में लेके चलने की बात करते थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे जिन्ना साहब आते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने कम्युनलिज्म और हेट्रेड फैलाने के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं करा, तो उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी को भी सैबोटाज किया और इसको भी मुस्लिम लीग के साथ मिला लिया। और इनकी डेथ के बाद यूनियनिस्ट पार्टी कमज़ोर हो गई और मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर ली, और पाकिस्तान वाला जो पोर्शन है वहाँ पे भी कम्युनलिज्म बहुत तेज़ी से फैलने लगा। तो यही एक लीडर था जो चाह रहा था कि कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा ना फैले। सो इसका ए आंसर होगा करेक्ट। सो आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा, ठीक है। एंड आई होप आपका रिवीजन अच्छा चलता रहे, अच्छे से रिवाइज करते रहें और भी क्वेश्चंस करते रहें। सो तब तक जय हिंद।